आज हम गाउस की प्रमेय में छोटे मोटे पॉइंट्स रह गए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसमें केवल छोटे मोटे एक दो पॉइंट्स रह रहे हैं, जैसे कि हम सबसे पहले आज अध्ययन करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बिल्कुल ठीक उसी प्रकार है जैसे आप गति के समीकरणों का उपयोग करते हुए तय की गई दूरी, प्राप्त किए गए वेग आदि से संबंधित समस्याओं का परिकलन करते हैं। बस केवल आपको यहाँ पर यह देखना है कि वैद्युत बल के कारण किसी भी आवेशित कण में उत्पन्न त्वरण का मान कितना होगा। बाकी सारा का सारा प्रोसीजर वही रहेगा। सही। यहाँ पर अब हम एक दो उदाहरण देखते हैं। सिंपल है वैसे, लेकिन फिर भी आपकी कंटिन्यूटी के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ। जैसे अब इसमें दो तीन केस बन सकते हैं। जैसे पहला हम लेकर चल रहे हैं, यदि आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र के समांतर किसी वेग से प्रक्षेपित किया जाए। प्रक्षेपित का तात्पर्य है कि हम वैद्युत क्षेत्र में उसे किसी वेग से जो है प्रोजेक्ट करें, धकेलें उसको। तो देखिए, अब इसमें यदि कण आवेशित है, पॉजिटिव है, धनावेशित है, तो जैसे ही हम उस धनावेशित कण को वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रोजेक्ट करेंगे तो उस धनावेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही एक वैद्युत बल भी कार्यरत हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल कार्यरत है। प्रारंभिक वेग इसका u है, जिस वेग से हमने उसको प्रक्षेपित किया है। ठीक। जैसे ही कण वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा, उस पर कार्यरत वैद्युत बल Fe बराबर Q × E, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक। उसमें उत्पन्न त्वरण, यदि वैद्युत क्षेत्र को हम x दिशा में मान रहे हैं तो उत्पन्न त्वरण भी x दिशा में ही होगा, बराबर QE/m। ये भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। सही। और अब आप गति के समीकरणों का उपयोग करते हुए इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे आवेशित कण द्वारा t समय में तय की गई दूरी, वही s = ut + ½ at² वाला समीकरण आप लगाएंगे तो x = ut + ½ at², a उत्पन्न त्वरण, QE/m, बाकी सेम ही रहेगा। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आवेशित कण द्वारा t समय में तय की गई दूरी। ठीक है। t समय पश्चात प्राप्त वेग v = u + at से a के स्थान पर आप वही QE/m त्वरण, तो u + QE/m × t। ठीक। तो इस प्रकार से आप इससे संबंधित प्रॉब्लम्स जो है सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि यदि कण धनावेशित की जगह नेगेटिव चार्ज हो जाए, नेगेटिव चार्ज, तो देखिए मैं यहीं पर आपको इसी में एडिट करके बता रहा हूँ कि यदि कण ऋणावेशित है तो देखिए अब जैसे ही वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा u वेग से, अब उस पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा, क्योंकि ऋणावेशित कण पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब तो यहाँ पर हमने पहले यदि धनावेशित कण था, वैद्युत बल बराबर Q × E, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कहा था। अब हम यहाँ पर कह देंगे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, अर्थात -E की दिशा में, क्योंकि किसी भी सदिश राशि से पहले यदि हम ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं तो उसकी दिशा विपरीत हो जाती है। ठीक है। उत्पन्न त्वरण A बराबर QE/m -E की दिशा में, अर्थात अब आवेशित कण पर यदि कण ऋणावेशित है, ठीक, तो वैद्युत बल और उत्पन्न त्वरण दोनों वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उत्पन्न होंगे। और चूंकि हम कण को प्रोजेक्ट कर रहे हैं u वेग से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो निश्चित है कि ये मंदित गति का उदाहरण होगा। आप समझ रहे होंगे
कि जो त्वरण है वो वेग के अपोजिट कार्यरत है। अर्थात अब आवेशित कण द्वारा t समय में तय की गई दूरी, यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस आ जाएगा, ut माइनस हाफ at²। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ut माइनस हाफ a के, बस केवल ये चेंज आएगा और कुछ नहीं। और t समय पश्चात प्राप्त वेग जो कि मंदित गति है, इसलिए u माइनस at और यहाँ पर ठीक। इस प्रकार से आप इन समस्याओं को हल करेंगे। इसमें यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक इस तरह की भी आपको प्रॉब्लम दी जा सकती है कि यदि किसी आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र के अंदर छोड़ा जाए प्रारंभिक वेग शून्य से, विराम अवस्था से, तो आपको बस उसमें कुछ नहीं करना है। यही जो हमने जो अभी प्रॉब्लम हमने यहाँ पर देखी है, इसमें दोनों ही, इसमें पॉजिटिव और ऋणावेशित कण में प्रारंभिक वेग का मान शून्य रख देना है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सारा का सारा सेम यथावत रहेगा। सही है। अब यहाँ पर हम दूसरी देखते हैं कि यदि आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, पहले हम समानांतर कर रहे थे, अब हम वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, किसी वेग से प्रक्षेपित किया जाए। देखिए, यदि हम कण को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित करते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको चेंज आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं करना है। हम मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र y दिशा में कार्यरत है। हम ये मान लेते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो y दिशा में कार्यरत है। और अब हम इस वैद्युत क्षेत्र में किसी धनावेशित कण को प्रक्षेपित कर रहे हैं u वेग से। u वेग से, ठीक। और जो वैद्युत क्षेत्र है वो है y दिशा में, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो अब जैसे ही ये आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक वैद्युत बल कार्यरत हो जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्यरत हो जाएगा। और ये आपको पहले ही समझ जाना चाहिए कि जिस दिशा में वैद्युत बल कार्यरत होता है उसी दिशा में त्वरण होगा। ठीक। यहीं पर यदि ये ऋणावेशित कण होता तो इस पर जो कार्यरत बल है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत नीचे की ओर हो जाता है। और कोई बस इसमें चेंज नहीं आएगा। और ये आप तुरंत देखिए, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं कि यदि कार्यरत बल और वेग एक दूसरे के लंबवत हों तो आप समझ जाइए कि उस अवस्था में जो कण है वो सरल रेखीय गति नहीं करेगा। ठीक। अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि कण किस प्रकार की गति करेगा। देखिए, हमने x दिशा में कण को प्रोजेक्ट किया है, ये इसकी x डायरेक्शन है, जिस दिशा में वेग जा रहा है। ठीक। तो कण x दिशा में नियत वेग से गति करता रहेगा, क्योंकि x दिशा में कोई बल कार्यरत नहीं है। नियत वेग u से गति करता रहेगा। गतिशील होगा। इसलिए यदि t समय में तय की गई दूरी x है तो x बराबर u इंटू टी। यदि हम किसी भी t समय में x दिशा में तय की गई दूरी निकालेंगे तो x बराबर ut। यदि हमें आवश्यकता पड़ेगी तो समय का मान उस गणना में हम x अपॉन u कैल रख लेंगे, यदि कहीं पर भी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो। ये तो x दिशा के लिए रहेगा। और x दिशा में किसी भी समय जो वेग का मान है वो u के बराबर ही रहेगा। अब हम देखते हैं y दिशा में। y दिशा में कार्यरत वैद्युत बल,
y दिशा में कार्यरत वैद्युत बल, ठीक है, Fy बराबर Q इंटू P, वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा में y दिशा में कार्यरत त्वरण Ay बराबर QE बटे M, ठीक है। उस चीज के लिए आप तैयार रहिए कि यदि यहाँ पर ऋणात्मक आवेशित कण होता, ये ऋणावेशित कण होता, तो उस पर जो वैद्युत बल है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता, बाकी सारा का सारा प्रोसीजर ये सेम रहता। ओके, इसलिए y दिशा में तय की गई दूरी, y दिशा में तय की गई दूरी, ठीक है, y इक्वल टू, ठीक है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, ठीक है। यू वाई टी दैट मीन्स y दिशा में प्रारंभिक वेग, आपको पता होना चाहिए वो शून्य है, t प्लस 1/2 ए वाई के स्थान पर, त्वरण के स्थान पर हम रख देंगे QE अपॉन M टी का स्क्वायर। और मैंने बताया था कि यदि हमें कहीं पर आवश्यकता पड़ेगी तो हम t के स्थान पर हम x अपॉन यू यूज कर लेंगे, तो इसलिए ये इम्प्लाई दैट ये हमारे पास y और x में ये रिलेशन आ गया 1/2 QE अपॉन M इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ओके, ये x और y में द्विघातीय संबंध है, आप समझ गए होंगे। यदि कोई कण गतिशील कर रहा है द्विविमीय गति और उसके दोनों निर्देशांकों में द्विघातीय संबंध आता है, तो उस कण की गति का पथ कैसा हो जाता है, परवलयाकार। तो यहाँ से ये भी सिद्ध हो गया कि इस गति का पथ जो है वो कैसा होगा, परवलयाकार, पैराबोलिक। यहीं पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि t समय पश्चात कण का वेग कितना होगा। ये तो इसके y दिशा में तय की गई दूरी के लिए आ गया। अच्छा, अब हम यदि t समय पश्चात कण का वेग निकालना चाहते हैं तो देखिए, t समय पश्चात कण को प्राप्त वेग, देखिए x दिशा में t समय पश्चात जो कण का वेग होगा वो प्रारंभिक वेग के बराबर ही होगा। हम कह चुके हैं कि x दिशा में वेग अपरिवर्तित रहेगा, और y दिशा में वेग vy इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, सही, बराबर यू वाई 0 है प्लस हाफ ए वाई का मान QE अपॉन M, और t के स्थान पर मैंने पहले कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो हम x अपॉन यू यूज कर लेंगे, तो x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, सही है। तो ये t समय पश्चात x दिशा में वेग का x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट, इसलिए आप समझ सकते हैं कि कण का परिणामी वेग यदि हमें निकालना पड़ेगा तो अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर से आप वैल्यू रखकर इसकी गणना परिकलित कर सकते हैं। और प्रारंभिक वेग की दिशा से यदि बनाया गया कोण थीटा हो तो tan थीटा बराबर, आप पहले से ये पढ़ते आए हैं, vy अपॉन vx रखकर आप निकाल लेंगे, vy ये और vx। तो इस प्रकार से किसी भी कण की गति का अध्ययन वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हम कैसे करते हैं, ये आप इसमें कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, वो मैं आपको साथ साथ और बता रहा हूँ कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन, बैलेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान वैद्युत क्षेत्र में
आवेशित कण का संतुलन। आवेशित कण के संतुलन से तात्पर्य ये है कि देखिए, इसमें यहाँ पर दो स्थितियां हो सकती हैं कि यदि कण धनावेशित है, मान लेते हैं ये धनावेशित कण है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो अपवार्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। एक तो आप ये ध्यान रखें, ठीक है। तो इस पर एक ऊपरी मुखी दिशा में एक वैद्युत बल कार्यरत होगा, Fe बराबर Q इंटू E, ठीक है। और नीचे की दिशा में इस पर वैद्युत बल कार्यरत, जो इसका जो कार्यरत बल होगा वो इसका भार होगा, ठीक है। यदि दोनों ने एक दूसरे को संतुलित कर रखा है तो ये जो आवेशित कण है यहाँ पर संतुलन अवस्था में रहेगा। संतुलन अवस्था का तात्पर्य है यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगा, और यदि किसी नियत वेग से गतिशील है तो वो उसी नियत वेग से गति करता रहेगा। देखिए, संतुलन का तात्पर्य आप अच्छी तरह समझ लें। संतुलन का तात्पर्य ये है कि उस कण में कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं है। संतुलन का तात्पर्य कभी भी यह नहीं होता कि कण गतिशील नहीं है, यह आप अच्छी तरह समझ लें। यदि कोई कण गतिशील है अत्वरित गति से, तो उसका तात्पर्य यह है कि उस पर कार्यरत सभी बलों का योग शून्य है, अर्थात उसमें कोई त्वरण नहीं है, और ऐसे कण को या निकाय को हम संतुलन अवस्था में कहते हैं, ठीक है। तो संतुलन की स्थिति में बस आपको ये ध्यान रखना है, संतुलन की स्थिति में QE बराबर mg, ठीक है। ऊपरी मुखी बल बराबर अधोमुखी बल, ठीक है। अब इसमें जो भी एक क्वांटिटी अननोन होगी उसका मान आपसे परिकलित करने के लिए कह दिया जाएगा। यदि कण सपोज करो ऋणावेशित है तो केवल आपको यह ध्यान रखना है कि अब संतुलन के लिए जो वैद्युत क्षेत्र है वो अधोमुखी दिशा में होगा, सही है। अब यदि इस वैद्युत क्षेत्र में हम किसी ऋणावेशित कण को रखेंगे तो इस पर ऊपर की ओर एक वैद्युत बल लगेगा और जो इसके भार को संतुलित कर लेगा। ये ध्यान रखना है कि धनावेशित कण के संतुलन के लिए जो वैद्युत क्षेत्र है वो ऊपरी मुखी दिशा में होना चाहिए, और जो ऋणावेशित कण के संतुलन के लिए जो वैद्युत बल है वो अधोमुखी दिशा में होना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए आज आपके लिए हम इतना ही करते हैं, और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर दोबारा बार बार मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप जो वीडियो क्लिप है जो भी आपके लिए बनाई जा रही है आप उसको पूरा नहीं देख रहे हैं। मैं आपको फिर आग्रह करता हूँ कि आप वीडियो क्लिप को पूरा देखिए, बार बार देखिए। उसके साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दी जा रही है आप उसका अध्ययन कीजिए, उसमें दिए हुए उदाहरण को निकालिए, तभी कोई भी चैप्टर आपके क्लियर हो पाएगा और आप कुछ आगे भविष्य में उसके लिए सर्वाइव कर पाएंगे। ओके, धन्यवाद।